नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है एडजुडिकेशन, प्रोसिक्यूशन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। पहले हम ब्रीफ में इन चारों वर्ड का मीनिंग देखते हैं, फिर हम एक्ट का ओवरव्यू देखते हैं कि एक्ट के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, एंड फिर हम डिटेल प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। एडजुडिकेशन मतलब होता है लीगल प्रोसेस टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। एडजुडिकेशन मतलब होता है एक लीगल प्रोसेस चलाई जाती है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है क्या सही है क्या गलत है। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन भी लगभग कुछ इसी तरह से होता है। बोले क्या मतलब? प्रोसिक्यूशन मतलब इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल चार्जेस। कि किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा है, किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर ये कंप्लेंट आई है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, तो जब उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है एंड लीगल प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है, उसे बोलते हैं प्रोसिक्यूशंस। यार एडजुडिकेशन में भी यही होता है, प्रोसिक्यूशन में भी यही होता है। बिल्कुल ठीक है। एडजुडिकेशन में भी किसी व्यक्ति ने जो काम किया है वो सही है या गलत है, ये लीगल प्रोसेस के थ्रू डिसाइड करते हैं। प्रोसिक्यूशन में भी एक पर्सन ने जो एक्ट किया है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू डिसाइड करते हैं। तो बोले दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बोले प्रोसिक्यूशन कोर्ट के द्वारा किया जाता है, एडजुडिकेशन क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। जैसे आरओसी है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो एक्चुअली कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया है या नहीं किया है, कंपनी सही है या गलत है, कंपनी के ऑफिसर सही है या गलत है, ये लीगली चेक करेगा आरओसी। और लीगली चेक करने के लिए जब वो प्रोसेस चलाएगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजुडिकेशन। लेकिन ये डिसाइड हो गया क्या कि भाई ऑफेंस हुआ है, जैसे एक पर्सन ने मर्डर कर दिया है, अब मर्डर कर दिया है तो उसको उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स चलाना पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं प्रोसिक्यूट करना। इंस्टीट्यूशन मतलब फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट, एंड फिर हम क्या करें, लीगल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करें उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है कि उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है। तो मोरलेस एडजुडिकेशन एंड प्रोसिक्यूशन दोनों का ऑब्जेक्ट सेम होता है, ये डिटरमाइन करना कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन एडजुडिकेशन ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा किया जाता है जबकि प्रोसिक्यूशंस कोर्ट के द्वारा किया जाता है। फिर ऑफेंसेस, तो ऑफेंसेस मैं सब ब्रीफ में बता रहा हूं, फिर डिटेल पर आते हैं अपन, है ना। ऑफेंसेस, ऑफेंसेस मतलब क्या? बोले कोई एक्ट या ओमिशन होता है जो पनिशेबल है किसी भी लॉ के द्वारा। एक्ट मतलब कोई काम करना, ऐसा कोई काम किया है जिसके लिए किसी भी लॉ में ये लिखा था कि अगर ऐसा एक्ट आप करते हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ऑफेंस की, तो वो ऑफेंस मान लिया जाएगा। ओमिशन मतलब होता है फेल्स टू डू, मतलब कोई काम करना चाहिए था बट वो काम नहीं किया, दैट इज ओमिशन। तो ऐसे एक्ट या ओमिशन जो किस कैटेगरी में आते हैं, ऑफेंस के, वो हमें देखना है। एंड मेनली हमें यह देखना है कंपनीज एक्ट के कौन से एक्ट या ओमिशन है जो किस कैटेगरी में आते हैं, ऑफेंस के। फिर क्या होता है, पेनल्टीज, कि अगर प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस हुआ है तो पेनल्टीज लगाई जाती हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो हमारा जो सेक्शन चैप्टर 6 है वो बेसिकली रिलेटेड है किस चीज से रिलेटेड, हमें इसमें एडजुडिकेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब हमें इसमें ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, उन क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के बारे में पढ़ना है जिन्हें लॉ के द्वारा स्पेशल राइट्स दिया गया है कि इन मैटर्स पर आप क्या कर सकते हो, एडजुडिकेट कर सकते हो। मतलब आप लीगल प्रोसेस चलाकर ये फाइंड आउट कर सकते हो क्या सही है क्या गलत है। फिर प्रोसिक्यूशन, कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके लिए कोर्ट के द्वारा प्रोसिक्यूट किया जाएगा, जिनके लिए प्रोसीडिंग्स चलाई जाएगी, कहां पर, कोर्ट के अंदर चलाई जाएगी, एंड कोर्ट के द्वारा उसे पनिश किया जाएगा। तीसरा, ऑफेंसेस, कौन से ऐसे एक्ट या ओमिशन हैं जो ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, एंड फाइनली किस तरह से पेनल्टीज इंपोज की जाती है। तो अगर ऑब्जेक्टिव देखें इस एक्ट का तो यही है कि हमें बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से काम करना चाहिए, हमें बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव करने के पर्पस से काम करना चाहिए। बट अगर हम उससे अलग जाकर काम कर रहे हैं तो फिर हो सकता है हमने प्रोविजंस के कंप्लायंस में डिफॉल्ट किया हो सकता है हमने किसी तरह का कोई ऑफेंस कर दिया हो। अब अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो एक्ट में ऐसी कौन सी अथॉरिटीज हैं जो एडजुडिकेट करेंगी या
प्रोसिक्यूट करेंगे उस ऑफेंस के कारण, तो हमें उन सब्सटेंटिव प्रोविजंस को समझना है जो कि ये बताते हैं कि ऑफेंस क्या है एंड डिफॉल्ट्स क्या है। हाँ, ऑफेंस और डिफॉल्ट्स दो अलग अलग चीज होती है, वो अपन डिटेल देखते हैं कि ऑफेंस क्या होगा, ऑफेंस जैसे मैंने बताया, डिफॉल्ट क्या होगा, ऑफेंस और डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं भी अपन आगे, है ना। एंड हमें पूरा एक तो फेमिलियर होना है एडजुडिकेशन मैकेनिज्म से कि कंपनीज एक्ट के अंदर या दूसरे जो एक्ट यहां मिलेंगे उनके अंदर एडजुडिकेशन मैकेनिज्म किस तरह का है। प्रोसिक्यूशन करना है तो फिर प्रोसिक्यूशन किस तरह से किया जाएगा, है ना। ये हमने ओवरव्यू लिया है। अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, एक्ट के प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं। बोला है लॉ जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। बोले यार दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बोले सिविल लॉ वो लॉ होते हैं जो डिफाइन करते हैं पर्सन्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को, किसी भी इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डिफाइन करते हैं। तो ऐसे लॉ जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, मेरे राइट्स बता रहे हैं आपके अगेंस्ट, आपके राइट्स बता रहे हैं मेरे अगेंस्ट, तो वो कौन से लॉ होते हैं, सिविल लॉ होते हैं। अब मेरे अगर किसी राइट का वायलेशन हुआ है, मतलब लॉ के प्रोविजंस का इंफ्रिंजमेंट हो गया है, तो अगर किसी भी दूसरे पर्सन के एक्ट या ओमिशन के कारण, किसी भी दूसरे पर्सन के एक्ट या ओमिशन के कारण मेरे राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए, रेमेडी, मुझे क्या चाहिए, रिलीफ। रिलीफ लेने के लिए कहां जाऊंगा मैं, कोर्ट। क्या फाइल करूंगा मैं, सिविल सूट फाइल करूंगा। क्यों, क्योंकि सिविल मैटर है, मेरे राइट्स या ऑब्लिगेशंस जो थे उनसे रिलेटेड मैटर है। बोले ठीक है। अब क्या होगा, मैंने वो जो सिविल केस फाइल किया है वो काहे के लिए किया है, बोले रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, मेरा प्राइवेट डिस्प्यूट है। जैसे शर्मा जी हैं, उनका अपनी वाइफ के साथ डिस्प्यूट हो गया, वो उनका फैमिली मैटर्स है, मालूम पड़ा डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केस है या डोरी से रिलेटेड केस है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर फैमिली डिस्प्यूट होते हैं तो एक पर्सन के प्राइवेट राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ है, उनका पर्सनल क्वारल है, पर्सनल डिस्प्यूट है वो, तो फिर रेमेडी या रिलीफ लेने के लिए हम कहां जाते हैं, कोर्ट में। कोर्ट में जाते हैं, मतलब क्या फाइल करना है, केस फाइल करना है। एंड कोर्ट हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस और कंपनसेशन, मतलब हमें मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड की जाती है, मतलब हमारे राइट्स का जो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उससे हमें जो नुकसान हुए हैं उस नुकसान का कंपनसेशन दिलवाया जाता है। फटाफट से लेते हैं। बोले सिविल लॉ वो होते हैं जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन के, और अगर किसी भी दूसरे पर्सन के एक्ट के कारण उन राइट्स का वायलेशन होता है, नॉन कंप्लायंस होता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो सिविल लॉ रेमेडी भी प्रोवाइड करता है। रेमेडी लेने के लिए हम सिविल सूट फाइल करते हैं ताकि हमारे जो प्राइवेट डिस्प्यूट हैं उनका रिजोल्यूशन किया जा सके, एंड कोर्ट हमें फिर रिलीफ प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस और कंपनसेशन। जेल नहीं भेजता है, फाइन या पेनल्टी नहीं लगाता है, नॉर्मली किसी दूसरे व्यक्ति के एक्ट के कारण हमारे जो राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ है उसमें हमें जो लॉस हुआ है उस लॉस का कंपनसेशन दिलवाया जाता है। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोले क्या, जैसे मालूम पड़ा कि हमारी कंपनी है ना, हमारी कंपनी ने एजीएम कंडक्ट करी, ठीक है। अब हमारी कंपनी एजीएम कंडक्ट कर रही है और किसी इवेंट मैनेजमेंट वाले को पूरा ठेका दे दिया, क्या कि आपको सारी चीजें मैनेज करना है। हमारे और इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी के बीच में सर्विसेज रेंडर्ड करने का एग्रीमेंट हो गया। इवेंट मैनेजमेंट वाला हमारा पूरे एजीएम की सेटिंग करेगा, प्लेस की यार लीगल प्रोविजंस तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी हम कंप्लाई करेंगे, मतलब अकोमोडेशन देखना, रिफ्रेशमेंट का व्यवस्थित करना, सब कुछ करना। अब मालूम पड़ा वो इवेंट मैनेजमेंट वाले ने जो रिफ्रेशमेंट के लिए चाय नाश्ते के लिए चीजें अवेलेबल कराई थी वो खराब निकली। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारे राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट के कारण मिले थे, तो हम सिविल सूट फाइल करेंगे एंड कोर्ट हमें क्या दिलवाएगा, मॉनेटरी कंपनसेशन, कि उनके रॉन्गफुल एक्ट के कारण हमें जो नुकसान हो गया है उसका कंपनसेशन दिलवा दूं। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, शर्मा जी ने प्रॉपर्टी सेल की, किसको, वर्मा जी को,
बाद में दोनों में उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को लेकर डिस्प्यूट हो गया किसी तरह से, तो ऐसी सिचुएशन में वो डिस्प्यूट सॉल्व करवाने के लिए वो कहां आएंगे? कोर्ट में। सिविल सूट है, फैमिली डिस्प्यूट है। तो इस तरह के केसेस जहां प्राइवेट पर्सन के, जहां एक इंडिविजुअल के राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होता है, उन सूट्स को हम बोलते हैं सिविल सूट्स। क्लियर हुआ यहां तक? अब बोले क्रिमिनल केस क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं? तो बोले क्रिमिनल लॉ वो लॉ होते हैं जो डिफाइन करते हैं ऑफेंसेस या क्राइम को। जैसे सिविल लॉ डिफाइन कर रहे थे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को, क्रिमिनल लॉ डिफाइन करता है ऑफेंसेस या क्राइम को। ऑफेंसेस या क्राइम मतलब बोले वो एक्ट या ओमिशन जो पनिशेबल है किसी भी लॉ के द्वारा, कि अगर किसी पर्सन के द्वारा ये एक्ट या ओमिशन किया जाता है तो उसे लॉ के द्वारा क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी, उसे सजाया जाएगा लॉ के द्वारा, पनिशमेंट दिया जाएगा, कन्विक्शन दिया जाएगा, इंप्रिजनमेंट दे दिया जाएगा। तो ऐसे लॉ जो डिफाइन करते हो उन एक्ट या ओमिशन को जो ऑफेंस या क्राइम की कैटेगरी में आएंगे, क्रिमिनल लॉ कहलाते हैं। क्रिमिनल लॉ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं बताता है, वो तो क्राइम बताता है, ऑफेंस बताता है। सिविल लॉ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बताता है। फिर अब अगर क्राइम हुआ है तो भी रेमेडी तो हमें चाहिए, मिलेगी ना यार, किसी बात कर दी तने। तो रेमेडी के लिए हम कहां जाएंगे? कोर्ट। एंड कोर्ट में क्या फाइल करेंगे? कंप्लेंट फाइल करेंगे। सीआरपीसी में पढ़ा ना हमने, क्या करते हैं हम? कंप्लेंट। एंड फिर रेमेडी लेने का पर्पस क्या रहेगा? बोले पनिश करना। पनिश करना मतलब उस व्यक्ति जिसने कि क्या किया है, कोई ऑफेंस किया है, उसे कन्विक्ट किया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा, या उस पर क्या लगाया जाएगा? फाइन लगाया जाएगा, या मे बी पॉसिबल दोनों काम कर दिए जाएं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? कि ऑफेंडर को पनिश करना, उसने जो क्राइम, उसने जो ऑफेंस किया है उसकी उसे सजा देना, एज वेल एज प्रोटेक्ट करना सोसाइटी को, सोसाइटी के सामने एग्जाम्पल पेश करना कि इस तरह का काम किया तो आपको इस तरह से जेल भेजा जा सकता है। एंड जो व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं उन्हें कुछ समय के लिए जेल में डाल देना ताकि सोसाइटी सुरक्षित रहे। जेल में डालने का पर्पस ही यही होता है, उन्हें आइसोलेशन में रख दिया जाता है, सोसाइटी से दूर कर दिया जाता है, ताकि सोसाइटी में वो वापस से ऐसा काम ना कर सके। जेल में रह के वो सोचें कि उन्होंने गलत किया है, अब उन्हें ये काम नहीं करना है। जैसे जैसे क्या? मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, चोरी की है, ये सब क्या है? क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं, क्राइम के अंदर आता है। तो क्रिमिनल लॉ उन एक्ट या ओमिशन को डिफाइन करता है जो ऑफेंस है। एंड रेमेडी के लिए हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, और जो रेमेडी हमें मिलती है उसमें ऑफेंडर को पनिशमेंट दिया जाता है, जेल भेजकर, उस पर फाइन लगाकर, या दोनों। एंड ऑब्जेक्ट यही है कि ऑफेंडर को पनिश करे एज वेल एज सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो अगर अब हम डिफरेंस देखें सिविल और क्रिमिनल लॉ का, जो ऊपर हमने पढ़ा, फटाफट से अगर हम उसका रिकैप करें तो क्या रहेगा? तो बोले डिफाइन, बोले सिविल राइट को डिफाइन करता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस को। एक्शन, सिविल के अंदर एक्शन एग्रीव्ड पार्टी लेती है। एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। जैसे मेरी कंपनी ने इवेंट मैनेजमेंट वालों के साथ एग्रीमेंट किया था, इवेंट मैनेजमेंट वालों ने प्रॉपर सर्विसेज नहीं दी, जिससे मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचा है, तो केस मेरी कंपनी फाइल करेगी, वो अग्रीव्ड पार्टी हो गई, पीड़ित पक्षकार, विक्टिम। जबकि क्राइम के अंदर, क्रिमिनल के अंदर केस कौन फाइल करता है? स्टेट। जैसे कसाब टूरिस्ट था, अच्छा नहीं, टेररिस्ट था, वो आया, उसने लोगों को मारा, उसने क्या किया? क्राइम किया, उसने मर्डर किया है। कसाब के अगेंस्ट केस स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चलाया। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके अगेंस्ट केस वो व्यक्ति नहीं चलाएगा जिसके यहां चोरी हुई है। शर्मा जी के यहां चोरी हुई है, चोरी की है ए ने, तो ए के अगेंस्ट केस कौन चलाएगी? स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी। तो जब आप केस का नाम पढ़ते हो ना तो उसमें लिखा रहेगा क्या? स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस ए। जबकि सिविल के अंदर आप पढ़ोगे तो क्या लिखा रहेगा? ये कंपनी वर्सेस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। फिर रेमेडी, यहां रेमेडी केवल कंपनसेशन के रूप में मिलती है। सामने वाले के रॉन्गफुल एक्ट के कारण आपके राइट्स का जो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी को या आपको जो नुकसान पहुंचा है, उसका मॉनेटरी क्या ले लो? कंपनसेशन। यहां जेल नहीं भेजा जाता, यहां नॉर्मली फाइन नहीं लगाया जाता। एंड क्रिमिनल के अंदर तो क्या होगा? कन्विक्शन होगा, फाइन लगा दिया जाएगा, या बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट है मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करना, यहां ऑब्जेक्ट है ऑफेंडर को पनिश करना, एज वेल एज क्या करना?
सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। अब दो चीजें हमारे सामने आती है, एक होते हैं ऑफेंस, एक होता है डिफॉल्ट। अभी तक तो हम ऐसे पढ़ते आए थे ऑफेंस और डिफॉल्ट। अब भैया देखा जाए कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो ऑफेंस की डेफिनेशन मैंने बताई, क्या, कोई भी एक्ट या ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय एनी लॉ, आईपीसी हो, फेमा हो, कंपनीज एक्ट हो, किसी भी लॉ के द्वारा अगर ये बताया है कि भैया अगर किसी व्यक्ति ने काम किया ना भैया, या किसी व्यक्ति ने ये ओमिशन किया ना भैया, तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट मिलेगा मतलब उसे जेल भेजेंगे, उसके ऊपर फाइन लगाएंगे, या दोनों कर देंगे। तो जब ऑफेंस, ऑफेंस मतलब यही होता है कि ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया हो किसी भी लॉ के द्वारा। तो बोले यार डिफॉल्ट क्या होता है, तो बोले किसी लॉ के प्रोविजन से ना उन प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस करना इज नोन एज डिफॉल्ट। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझना है। क्या बोला है ऑफेंस के अंदर, ओ भाई तेने कोई एक्ट या ओमिशन किया है जिसके लिए किसी भी लॉ में लिखा था, क्या लिखा था, भैया ये काम किया तो जेल जाना पड़ेगा या फाइन लगेगा, या दोनों हो सकता है, इट मींस वो ऑफेंस है। लेकिन अगर लॉ का कोई प्रोविजन था जिसका आपने नॉन कंप्लायंस कर दिया, वो होता है डिफॉल्ट। जैसे मुझे एजीएम करनी थी, सेक्शन 96 में जो टाइम पीरियड बताया उसमें वो नहीं की, प्रोविजन का क्या हो गया, नॉन कंप्लायंस, मैंने डिफॉल्ट किया है, ऑफेंस नहीं। जैसे एजीएम का नोटिस मुझे 21 दिन पहले भेजना था, मैंने 15 दिन पहले भेजा, प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस हुआ है, मैंने डिफॉल्ट किया है, ऑफेंस नहीं। जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर मुझे एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के उसमें जमा करना था, मैंने छठे दिन किया, प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस हुआ है, मैंने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। यार मालूम कैसे पड़ता है कि किसी प्रोविजन का, अच्छा ऑफेंस भी तो प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस ही होता है एक तरह से, हाँ होता है। जैसे आईपीसी में लिखा था मर्डर किया तो फांसी की सजा दे देंगे, तो मतलब हमने उसके अगेंस्ट काम किया है, तो एक तरह से वो भी होता है। लेकिन प्रोविजंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ने पर यह समझ में आता है कि वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा या डिफॉल्ट की। तो अभी हम पढ़ते हैं, हम देखेंगे कि यार ये एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में आता है या डिफॉल्ट की कैटेगरी में आता है ना। तो हमने बोल दिया नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ, जिसमें क्या है, ओमिशन टू एक्ट, मतलब कोई काम करना था नहीं किया, फेलियर टू एक्ट, कोई काम करना था नहीं किया जो कि स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर करना था। जैसे अभी बताया ना, एजीएम करनी थी, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने में, नहीं किया। डिविडेंड डिपॉजिट करना था डिक्लेरेशन से 5 दिन में, नहीं किया। दैट इज नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ विच मस्ट बी कंप्लाइड विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, ऑफेंस हो जाएगा, सॉरी डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा एक्ट या ओमिशन ऑफेंस है, कौन सा एक्ट या ओमिशन डिफॉल्ट है, कौन सा क्योंकि इसमें भी तो एक्ट या ओमिशन है ना यार, हाँ ठीक है, इसमें भी तो एक्ट और ओमिशन है ना, हाँ ठीक है। तो यार मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा एक्ट और ओमिशन ऑफेंस है, कौन सा एक्ट और ओमिशन डिफॉल्ट है, तो बोले डिपेंड करता है किस पर, ग्रेविटी ऑफ एक्ट या ओमिशन पर, कितनी गंभीरता के साथ किया गया है वो, फिर इंपैक्ट ऑन जनरल पब्लिक, कि उसका इंपैक्ट एक इंडिविजुअल पे पड़ रहा है, पब्लिक एट लार्ज पे पड़ रहा है, इस पर डिपेंड करता है। फिर क्या, अफेक्टेड पर्सन कौन है, एक इंडिविजुअल अफेक्ट हुआ है, पब्लिक एट लार्ज हुई है, वो जो एक्ट हुआ है उससे जनरल पब्लिक के माइंड में क्या इंप्रेशन जा रहा है, इन सब चीजों से बेसिकली डिसाइड, ये जनरल चीजें ही बताई मैंने, स्पेसिफिक कुछ नहीं है, स्पेसिफिक पढ़ते हैं, ये सब मैंने जनरल ही बताया। क्या जनरल बताया कि भाई कौन सा एक्ट या ओमिशन ऑफेंस या डिफॉल्ट होगा, ये डिपेंड करता है उनकी ग्रेविटी पर, उनके इंपैक्ट पर और अफेक्टेड पर्सन पर। तो ये हमने कुछ जनरल डिस्कशन किया किसके बारे में, सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में, डिफॉल्ट और ऑफेंसेस के बारे में, है ना। अब अगर हम प्रोविजंस की तरफ आए तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर यही चीजें बताई है जो मैंने आपको बताया, है ना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है, हमारा कौन है, जो कंपनीज एक्ट है वो सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का है, मतलब उसमें जो एक्ट या ओमिशन बताए हैं वो सिविल वाले हैं या क्रिमिनल वाले हैं। तो यार हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो तो मिक्स वेज है, उसमें सिविल
एंड क्रिमिनल दोनों ही तरह के एक्ट या ओमिशन बताए हैं। सिविल जिनके लिए केवल, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सिविल जिनके लिए केवल क्या लगेगा, तो बोले कंपनसेशन लगेगा। क्रिमिनल जिनके लिए क्या होगा, कन्विक्शन होगा, फाइन होगा, या दोनों। तो एक्ट के कुछ प्रोविजंस तो ऐसे हैं जो सिविल नेचर के हैं, एक्ट के कुछ प्रोविजंस जो ऐसे हैं वो क्रिमिनल नेचर के हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोनों का मिक्सचर है, बट मेजोरिटी ऑफ द एक्ट या ओमिशन जो बताए हैं वो क्रिमिनल नेचर के हैं। मेजोरिटी ऑफ द एक्ट या ओमिशन जो बताए हैं वो किस पे नेचर पे हैं, क्रिमिनल नेचर के। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का है? वो भाई डिपेंड करता है लैंग्वेज पर। वो प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस होने पर जो पेनल्टी दी गई है उसका नेचर किस तरह का है, वो लैंग्वेज किस तरह की यूज हुई है उस पर डिपेंड करता है। बोले क्या मतलब, बोले अगर नॉन कंप्लायंस होने पर, प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस होने पर ऐसा लिखा है क्या, कंपनी एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी, ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, शैल बी लायबल टू पेनल्टी, तो वो सिविल नेचर का हो जाएगा, है ना। वापस से, अगर प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस होता है ना, एंड नॉन कंप्लायंस होने पर जब पेनल्टी या पनिशमेंट की बात आती है, तो लैंग्वेज अगर इस तरह से यूज हुई है कि लायबल टू पेनल्टी, तो वो किस नेचर का हो जाएगा, सिविल। ऐसा लिखा है, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ रुपीज दिस एंड दिस, देन इट इज सिविल नेचर। बट ऐसा लिखा है क्या कि अगर जैसे डिविडेंड डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए, नहीं पे किया तो क्या लिखा है, कंपनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन ऑफ ₹1000 पर डे, इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 years और बोथ, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ ऐसा लिखा है, तो वो पनिशेबल जहां लिखा है वो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल नेचर का हो जाएगा। जहां लाइबल टू पेनल्टी वर्ड यूज हुआ है वो सिविल नेचर का हो जाएगा, जहां पनिशेबल वर्ड यूज हुआ है क्रिमिनल नेचर का हो जाएगा। जैसे प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो लिखा ना क्या, एवरी पर्सन हु हैज ऑथोराइज्ड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी पनिशेबल विथ फाइन, सॉरी पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 years 3 years जो भी है, और फाइन और बोथ, तो वो किस नेचर का हो जाएगा, क्रिमिनल नेचर का हो जाएगा। तो एक्ट के प्रोविजन पढ़ते समय अगर ये आता है, क्या लिखा हुआ आता है कि भाई लायबल टू पेनल्टी है, इट मींस वो सिविल नेचर का है, लेकिन अगर ये लिखा आता है पनिशेबल, तो वो किस नेचर का हो जाएगा, क्रिमिनल नेचर का हो जाएगा। भैया यहां तक समझ में आया भैया? अब भैया अगर हम आगे बढ़े भैया, तो ये बता दिया कि हमारा एक्ट सिविल लॉ है कि क्रिमिनल लॉ है, तो बोले डिपेंड करता है, हमारा तो दोनों है, मिक्स वेज है, कुछ सिविल नेचर के हैं कुछ क्रिमिनल नेचर के हैं, जहां लायबल टू पेनल्टी वो सिविल है, जहां पनिशेबल वो क्रिमिनल है। अब जो हमारे कंपनी एक्ट के अंदर नॉन कंप्लायंसेस होते हैं, उनका एडजुडिकेशन एंड प्रोसिक्यूशन, दो चीजें पड़ी थी ना, एडजुडिकेशन कौन करेगा, बोले आरओसी और इसी तरह की अथॉरिटीज करेंगी, वो भी लीगल प्रोसेस चलाएंगी जिसमें वो डिटरमाइन करेगी क्या सही है क्या गलत है, एंड प्रोसिक्यूशन कोर्ट करता है, उसमें भी वो यही डिसाइड करता है, बेसिकली वो ये डिसाइड करता है ऑफेंस हुआ है या नहीं, है ना। तो एक्ट के अंदर भी स्पीडी एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जुडिशियल एक्टिविटीज के स्पीडी एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है ना। एंड क्या बोला है, अगर सिविल नॉन कंप्लायंसेस है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पावर किसको दे दिया है, आरओसी को। सिविल नॉन कंप्लायंसेस है तो ऐसी सिचुएशन में पावर किसको दिया है, आरओसी को। भाई कैसे मालूम करेगा सिविल नॉन कंप्लायंसेस है, लिखा है ना लायबल टू पेनल्टी, बोले ठीक है। बट क्रिमिनल नॉन कंप्लायंसेस है, मतलब जहां लिखा है पनिशेबल विथ फाइन और इंप्रिजनमेंट और बोथ, तो वहां पावर दिए हैं स्पेशल कोर्ट को, एंड स्पेशल कोर्ट जब केस चलाएगा वो प्रोसिक्यूशन कहलाएगा, आरओसी जब केस चलाएगा वो एडजुडिकेशन कहलाएगा। ये चीज आई समझ में अपने को। तो अगर जुडिशियल स्ट्रक्चर देखा जाए ब्रीफ में, एक्ट के अंदर क्या जुडिशियल स्ट्रक्चर दिया गया है वो ब्रीफ में हम देखें तो वो इस तरह से है ना। तो पहले एक्ट के अंदर एक्ट या ओमिशन बताए हैं, है ना। एक्ट या ओमिशन जिसमें लिखा है पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट फाइन और बोथ, वो क्रिमिनल हो जाएंगे। एक्ट या ओमिशन जिनके लिए लिखा है कि लायबल टू पेनल्टी, तो वो डिफॉल्ट होता है, वो सिविल हो जाएगा। तो सिविल वालों को डिफॉल्ट बोलते हैं, क्रिमिनल वाले को ऑफेंस बोलते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
फिर सिविल वाला है तो क्या लगती है, पेनल्टीज लगती है। क्रिमिनल वाला है तो क्या लगती है, फाइन, इम्प्रिजनमेंट और बोथ। सिविल वाले में क्या होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, एडजुडिकेशन जो कौन करेगा, आरओसी करेगा, ठीक है। जबकि क्रिमिनल वाले में क्या होगा, प्रोसिक्यूशन होगा जो कोर्ट करेगा। बट क्रिमिनल वालों को दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब कि हम अथॉरिटी के पास जाएं, अपनी गलती मान ले, भैया हो गई गलती, आप लीगली ले देकर मैटर को क्या कर दो, खत्म कर दो, तो वो होती है कंपाउंडिंग। डिटेल क्या है मैं बताऊंगा इस चैप्टर में, पूरा डिटेल पढ़ेंगे अपन। एंड नॉन कंपाउंडेबल होते हैं जिसकी कंपाउंडिंग नहीं होगी, मतलब आप अथॉरिटी के पास जाकर बोल भी दो कि भैया गलती हो गई, वो आपको जेल भेजेगा, मतलब भेजेगा। तो कंपाउंडिंग करने के लिए फिर दो अथॉरिटी हैं, रीजनल डायरेक्टर एंड एनसीएलटी। एंड अगर नॉन कंपाउंडेबल है तो सीधे क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन, जो कौन करेगा, स्पेशल कोर्ट। तो हमने वही तो बोला, एडजुडिकेशन कौन करता है, तो बोले ब्यूरोक्रेट्स, मतलब आरओसी, जो इस तरह की अथॉरिटी होती हैं। जबकि प्रोसिक्यूशन तो कौन चलाता है, कोर्ट के द्वारा चलाया जाता है। ये स्टार्टिंग के अंदर ही हमने ब्रीफ के अंदर पढ़ा। चले अब हम एक एक करके हमारे प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। पहला पहला दिया है पेनल्टीज अंडर द एक्ट, है ना। देखें इसके अंदर क्या दिया है। अब हेडिंग है हमारा पेनल्टीज अंडर द एक्ट। तो अभी हमने देखा क्या कि डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब क्या, नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन। अब अगर प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस होता है, मतलब डिफॉल्ट होता है, तो क्या लगती है, पेनल्टी। तो वो पेनल्टी लगाने की प्रोसीजर क्या रहेगी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगेन ये मैं ब्रीफ में ही बता रहा हूं जैसा यहां दिया है, ये वाला हेडिंग भी ब्रीफ ही है जो मैं बता रहा हूं। एंड यहां से फिर हमारे मेन प्रोविजन स्टार्ट होंगे 454 डिटेल के अंदर। अभी ये आगे का ओवरव्यू ही है, बट फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अपन। ये डिटेल नहीं है, फिर नहीं समझना कि डिटेल है, डिटेल आगे आ रही है ना। तो एक्ट के अंदर कुछ ऐसे 35 इंस्टेंसेस हैं, एक्ट के अंदर ऐसे कुछ 35 प्रोविजंस हैं जिनका नॉन कंप्लायंस मतलब डिफॉल्ट होने पर वो सिविल डिफॉल्ट माने जाते हैं। बट उन 35 में से भी 16 को क्या कर दिया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, उन्हें क्रिमिनल की कैटेगरी के अंदर ले लिया है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। 35 होते थे पहले जिनमें नॉर्मली डिफॉल्ट माना जाता था, सिविल नेचर के थे, उनमें से भी 16 को उठाकर क्रिमिनल में कर दिया है। हम स्ट्रिक्ट प्रोविजन रखना चाहते हैं ताकि एक्ट के प्रोविजन का कोई भी व्यक्ति नॉन कंप्लायंस ना करे, और कोई पर्पस नहीं है हमारा, है ना। फिर नया सेक्शन भी जोड़ा 454A। ये क्या बोलता है, जैसे कंपनी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया, नॉन कंप्लायंस मतलब डिफॉल्ट किया, जिसके लिए उसके ऊपर क्या लग गई, पेनल्टी लग गई। बहुत अच्छा, जैसे कंपनी ने एजीएम नहीं की, एजीएम न करने के कारण कंपनी के ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लग गई प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। अगले 3 साल में अगर कंपनी वैसा का वैसा ऑफेंस फिर से करती है, अगले 3 साल में कंपनी वैसा का वैसा ऑफेंस फिर से करती है, तो इस बार पेनल्टी डबल लगेगी। फर्स्ट और अर्लियर डिफॉल्ट अगर वापस से किया जाता है तो सेकंड एंड सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट पर ट्वाइस ऑफ द अमाउंट की पेनल्टी लगेगी, डबल अमाउंट की पेनल्टी लगेगी, है ना। तो ये नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि हमें ये बताता है, ओ भाई तेने प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया ना, चल पहली बार हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल पेनल्टी एक्ट में बताई है वो तू दे, खत्म करते हैं। वैसी की वैसी पेनल्टी अगर अगले 3 साल में फिर से देने की तो मैं डबल पेनल्टी लूंगा। 3 साल बाद हुई है तो फिर मैं जो नॉर्मल पेनल्टी बनती है वही लूंगा। ये भी पढ़ते हैं अपन, है ना। फिर क्या कि जो सिविल लाइबिलिटीज के अंदर पेनल्टी बताई गई है, उस पेनल्टी के साथ साथ ये भी बोला जा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को आपके रॉन्गफुल एक्ट के कारण जो लॉस हुए हैं, जो डैमेज हुआ है, उसका कंपनसेशन प्रोवाइड करो। ये तो बोल ही सकते हैं कि एक्ट के प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस हुआ तो तू पेनल्टी पे कर, बट इसके साथ साथ क्योंकि सिविल ऑफेंसेस था, तो सामने वाले व्यक्ति को अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस का कंपनसेशन पे करो। जैसे शेयर का ट्रांसफर करना था प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, शेयर का ट्रांसफर नहीं किया प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, तो नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टी तो लगेगी, वो तो है ही, बट इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, ओ भाई नॉन कंप्लायंस होने के कारण वो शेयर्स के रेट गिर गए और मार्केट वैल्यू का इसको लॉस हो रहा है। शेयर्स की वैल्यू चल रही थी 100 रुपए, अब मालूम पड़ा 80 हो गई, 20 रुपए पर शेयर का इसको लॉस हो रहा है, 20 रुपए पर शेयर का इसे लॉस पे कर, क्योंकि तेरे एक्टिविटी के कारण इससे लॉस या डैमेज हुआ है। जैसे सेक्शन 35 मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस,
उस पे भरोसा करके अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है और उसे लॉस होता है तो कोर्ट बोल सकता है इस लॉस का कंपनसेशन भी पे कर। जैसे ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर में इस स्टेटमेंट दिए थे, उस पर बिलीव करके किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया और उसे लॉस हुआ है तो बोलेंगे चल इसका कंपनसेशन पे कर। तो पेनल्टी लगाने के अलावा भैया हम ये भी बोल सकते हैं, भैया बोले क्या भैया कि देख तेरी एक्टिविटी के कारण सामने वाले को लॉस हुआ ना, चल कंपनसेशन पे कर, है ना। एंड ये तुम बोल रहे हैं डिफॉल्ट मतलब नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन, डिफॉल्ट मतलब नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन, है ना। तो उसमें पेनल्टी लगेगी वो भी है, उसमें कंपनसेशन पे करने का बोल सकते हैं वो भी है, उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बोले क्या, बोले रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, बोले क्या इनएलिजिबिलिटी हो सकती है, बोले क्या विड्रॉवल ऑफ बेनिफिट्स हो सकते हैं। मजा नहीं आया, वापस से बताओ। तो बोले क्या बोला है कि भाई जैसे प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस हुआ ना, तो नॉन कंप्लायंस पर फाइन जितना बताया वो तो लगेगा। बोले ठीक है। दूसरा दूसरा और क्या हो सकता है, तो बोले जो नुकसान हुआ ना सामने वाले को वो पे करने का बोल सकते हैं। बोले चलो वो भी ठीक है। उसके अलावा आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। बोले कैसी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे प्राइवेट कंपनी है, अगर उसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए हैं, मतलब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बोले कौन सा एग्जाम्पल लिया, तो जैसे नॉन कंप्लायंस मतलब डिफॉल्ट का एग्जाम्पल लिया। क्या लिया कि 92 के अकॉर्डिंगली एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, या 137 के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए हैं, तो भैया प्राइवेट कंपनी के एग्जम्पशंस खत्म हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, कंपनी बायबैक करने के लिए इनएलिजिबल हो जाती, याद आया। जैसे डिपॉजिट का पेमेंट नहीं किया आप बायबैक नहीं कर सकते हो, जैसे डिपॉजिट्स का पेमेंट नहीं किया आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हो। तो वो नॉन कंप्लायंस होने के कारण ये इनएलिजिबिलिटी आ गई। फिर क्या, तो और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है ना डायरेक्टर की, सेक्शन 164 याद है क्या, डिपॉजिट का पेमेंट, डिबेंचर का पेमेंट, इनके पेमेंट में, डिविडेंड का पेमेंट, इनके पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। पेमेंट का डिफॉल्ट हुआ है उसकी पेनल्टी लगेगी वो अलग है, बट डायरेक्टर अलग डिस्क्वालिफाइड हो गया 164 में। जैसे 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक हमने बैलेंस शीट एंड पी एंड एल आरओसी को फाइल नहीं किया है, तो उसका नॉन कंप्लायंस हुआ, पेनल्टी लगेगी, बट डायरेक्टर अलग डिस्क्वालिफाइड हो गया 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर। ये मैं बोल रहा हूं। फिर क्या है कि कंपनी इनएक्टिव कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। अगर कंपनी ने पिछले कुछ सालों के 3 या 5 साल के कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, मान लिया जाता है कंपनी इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है, उसका स्टेटस इनएक्टिव का लग जाता है। तो यहां ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो सिविल डिफॉल्ट हुआ है फाइन लगेगा, वो है अपनी जगह। दूसरा, कंपनसेशन पे करने की बोल सकते हैं, वो भी है। तीसरे साइड इफेक्ट में आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, कुछ काम करने के लिए आप इनएलिजिबल हो सकते हो, आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो हटाए जा सकते हैं। जैसे डिपॉजिट का पेमेंट नहीं हो तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो गया, बायबैक नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट और हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्रोविजन टू प्रोविजन कि किस तरह के साइड इफेक्ट होंगे। चले, हेडिंग समझना, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज। तो भैया इसलिए तो हमने बोला था कि पेनल्टीज का क्या होता है, एडजुडिकेशन, जबकि प्रोसिक्यूशन किस कौन करता है, कोर्ट। मतलब सिविल नेचर वाला है तो एडजुडिकेशन होगा, जबकि क्रिमिनल नेचर वाला है तो क्या होगा, प्रोसिक्यूशन। दोनों का पर्पस एक ही है, ये डिसाइड करना क्या सही है क्या गलत है, यही डिसाइड करना है और कुछ नहीं। बट हाँ, नेचर को ध्यान में रखते हुए शब्द अलग यूज किए हैं, मतलब शब्द अलग है, भावनाएं वही है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है। चलिए देखें, बोल दिया है सेक्शन 454, ये नीचे डिटेल में दिया है, यहां ब्रीफ में ही दिया है ना। चलो मैं डिटेल ही बता देता हूं, अपन डिटेल ही करते हैं, फिर ये ऊपर का आप ही पढ़ लेना, कुछ दिक्कत होगी तो भैया मैं बैठा हूं ना, पूछना मेरे से, है ना। हम डिटेल से ही पढ़ते हैं 454। 454 सबसेक्शन 1 हम देख रहे हैं।
सब सेक्शन 1 सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो उतने नंबर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकता है जितना वो जरूरी समझे। फिर वो ऑफिसर आरओसी की रैंक से कम रैंक के नहीं होंगे। उन ऑफिसर्स को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स कहा जाएगा। यार जो एडजुडिकेशन करेगा वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हो जाएगा। एडजुडिकेशन मतलब पेनल्टी डिसाइड करना। क्यों? आपने डिफॉल्ट या नॉन कंप्लायंस किया है प्रोविजन का, इसलिए हमें क्या डिटरमाइन करनी है? पेनल्टी डिटरमाइन करनी है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उतने नंबर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जितना वो जरूरी समझे। बट जिनको वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाना चाहती है वो रजिस्ट्रार की रैंक से कम रैंक के नहीं होना चाहिए, है ना। और वो फिर क्या करेंगे? एडजजिंग पेनल्टी। तो एडजुडिकेशन मतलब एडजजिंग पेनल्टी, डिसाइड करना क्या सही है क्या गलत और उसके हिसाब से फिर पेनल्टी लगा देना। ठीक है। हाँ, कैसे? तो वो एडजमेंट कैसे करेंगे? जैसा प्रिस्क्राइब किया जाए, ये दिया है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 यहां लिखा नहीं है बट मैं बता देता हूं। वो बोलता है कि बोले जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उनका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, उनका एरिया क्या होगा। जैसे शर्मा जी को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाया, काहे के लिए? एमपी के लिए। तो एमपी से रिलेटेड मैटर करने का उनके पास जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। ये सबसेक्शन 2 में दिया है ना। सब सेक्शन 3 एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या ऑर्डर दे सकता है ये बताता है। सब सेक्शन 3 ये बताता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या ऑर्डर दे सकता है। मतलब अब मालूम पड़ा कंपनी ने एजीएम नहीं की, उसके प्रोविजंस में क्या कर दिया? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में आरओसी ने पूरा मैटर चेक किया। मैटर चेक करने के बाद अब आरओसी को लगता है हाँ, मतलब आरओसी ने एडजुडिकेशन किया, मतलब उसने डिसाइड किया कि सही है या गलत है, और फाइनली मालूम पड़ा कि कंपनी ने नॉन कंप्लायंस की है, तो वो कंपनी पर पेनल्टी लगाएगा। वो कंपनी पर पेनल्टी लगाएगा, वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर पेनल्टी लगाएगा, या और कोई पर्सन जैसा कि प्रोविजंस में बताया है उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। काहे के कारण? नॉन कंप्लायंस के कारण, जिसे क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन। तो पहला जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, जो कि एडजुडिकेशन कर रहा है, काहे का? एक्ट के प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस हुआ है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया? कि भाई एजीएम नहीं की है। अब उसने चेक करा एजीएम के प्रोविजंस के हिसाब से, नॉन कंप्लायंस के हिसाब से जो पेनल्टी बनती थी वो कंपनी पर, ऑफिसर एंड डिफॉल्ट पर, या और कोई पर्सन जिसे उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली पेनलाइज किया जा सकता है, पेनल्टी लगा देंगे उसके ऊपर, है ना। वो कंपनी को, ऑफिसर एंड डिफॉल्ट को हम ये भी कह सकते हैं रेक्टिफाई करो डिफॉल्ट को। क्या मतलब? एजीएम नहीं की ना, चल कर। यही तो हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफॉल्ट, मतलब करेक्शन ऑफ मिस्टेक। जो गलती आपने की है उस गलती को क्या किया जाए? ठीक किया जाए। ये होता है करेक्शन ऑफ मिस्टेक। जैसे आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की, अब आरओसी ने एडजुडिकेट कर दिया। एडजुडिकेशन के दौरान उसने डिसाइड किया हाँ, कंपनी ने डिफॉल्ट मतलब नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 92 137 किया है। उसके हिसाब से जो पेनल्टी लगती थी, किस पर? कंपनी पर भी, किस पर? ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर भी, या और कोई पर्सन अगर उसका नाम लिखा था साफ साफ तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? पेनल्टी। फिर क्या बोलेंगे? बोले ये जो तेने डिफॉल्ट किया ना, मतलब नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन किया ना, मतलब क्या नॉन कंप्लायंस किया? तेने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया ना, चल रेक्टिफाइड कर, मतलब फाइल कर, एनुअल रिटर्न फाइल कर। तेने बैलेंस शीट फाइल नहीं की ना, चल फाइल कर, पेनल्टी कर और फाइल भी कर। दोनों चीजें आपके ऊपर, दोनों चीजें उस व्यक्ति के ऊपर इंपोज कर दी जाएगी। यहां तक की कहानी समझ में आई? अब ये सबसेक्शन 3 में जनवरी 2021 के अंदर एक चेंज आया है। सबसेक्शन 3 में जनवरी 2021 के अंदर एक चेंज आया है ना। क्या बोलता है ना? ये चेंज कब का है? बोले ये चेंज है, अरे हम्म, हाँ, ये चेंज आया था। क्या हो रहा है? ये चेंज आया था 22 जनवरी 2021 को, है ना। ये चेंज कब आया था? 22 जनवरी 2021 को। जो आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, बट
रिलेवेंट तो है, एग्जाम के अंदर आएगा तो सही, क्योंकि 6 महीने ज्यादा पुराना है, तो हम वो देख लेते हैं। क्या लिखा है, बोले प्रोवाइडेड दैट, है ना, पढ़ते जाना, दिखाई दे रहा है ना सबको। प्रोवाइडेड दैट इन केस द डिफॉल्ट रिलेट्स टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ 92 और सबसेक्शन 1 ऑफ 137, such default has been rectified either prior to or within 30 days of the issue of notice by adjudicating officer. No penalty shall be imposed in this regard, and all proceedings under this section in respect of such default shall be deemed to be concluded. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, है ना। फिर से लेते हैं, क्या बोला है मैं समझा देता हूं। क्या बोला है, बोले अगर वो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया था ना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए थे ना, बोले हाँ ठीक है, उनके नॉन फाइलिंग का डिफॉल्ट था, बोले हाँ उनके नॉन फाइलिंग का डिफॉल्ट था, बट आरओसी एडजुडिकेशन स्टार्ट करता, आरओसी एडजुडिकेशन स्टार्ट करता उसके पहले ही, आरओसी एडजुडिकेशन स्टार्ट करता उसके पहले ही एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग हो गई। जैसे 2022 का आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना था, कब करते हैं, तो बोले यार एजीएम होती है उससे 60 दिन में करते हैं। एजीएम करी मान लो कंपनी ने 15 सितंबर को, तो 15 अक्टूबर, 15 नवंबर तक फाइल हो जाना चाहिए। बोले ठीक है, हो जाना चाहिए। मालूम पड़ा आज 25 दिसंबर है, कंपनी ने अभी तक फाइलिंग नहीं की। 26 दिसंबर को कंपनी ने आरओसी ने नोटिस इशू कर दिया। अब 26 दिसंबर को नोटिस इशू किया, उसके पहले कंपनी ने फाइलिंग कर दी। फाइलिंग करने की लास्ट डेट क्या थी, 15 नवंबर। 15 नवंबर कैसे आई थी, बोले यार एजीएम करने से 60 दिन में एनुअल रिटर्न जाता है। मेरी कंपनी ने एजीएम की 15 सितंबर को, तो 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर तक मुझे फाइल कर देना चाहिए। ठीक है, मैंने नहीं किया, है ना। अब नहीं किया, आज मान लो है 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर को मैंने कर दिया, 15 दिसंबर को मैंने कर दिया, बट एक महीने का डिले तो हो गया। हाँ, एक महीने का आपने नॉन कंप्लायंस तो कर दिया। हाँ, आरओसी ने 26 दिसंबर को मुझे नोटिस इशू किया। आरओसी ने 26 दिसंबर को जब नोटिस इशू किया, उसके पहले मैं वो फाइलिंग कर चुका था। आरओसी ने जब मुझे नोटिस इशू किया, उसके पहले मैं फाइलिंग कर चुका था, तो फिर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। या विद इन 30 डेज ऑफ इशूइंग ऑफ नोटिस, मान लो 26 दिसंबर को नोटिस इशू किया, तब तक मैंने फाइल नहीं किया था। 26 दिसंबर से 30 दिन मतलब 25 जनवरी, मालूम पड़ा 24 जनवरी, ये 25 जनवरी के पहले तक मैंने फाइलिंग कर दी, है ना। तो या तो क्या बोल रहे हैं ये कि डिफॉल्ट हैज बीन रेक्टिफाइड, फोर्थ लाइन, है ना, सच डिफॉल्ट हैज बीन रेक्टिफाइड द प्रायर टू और विद इन 30 डेज ऑफ इशूइंग ऑफ नोटिस, कि भाई नोटिस इशू करने से पहले या नोटिस इशू करने के 30 दिन में अगर आपने डिफॉल्ट रेक्टिफाइड कर दिया है, तो नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज इन दिस रिगार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि ये नया आया है। जो नई चीजें होती हैं वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये अभी बोला 22 जनवरी 2021 को ही आया है ना। तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी ना, फिर उसके रिलेशनशिप में वो प्रोसीडिंग्स वहीं ड्रॉप कर दी जाएगी, वहीं कंक्लूड कर दी जाएगी। लास्ट टाइम बोलता हूं, ये केवल एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही रिलेशनशिप में है, और किसी के रिलेशनशिप में नहीं। एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं हुए थे, इसका एडजुडिकेशन चल रहा है। बोले ठीक है, बोले जब नोटिस इशू किया उसके पहले अगर उसने फाइल कर दिया, या नोटिस इशू करने से 30 दिन के अंदर फाइल कर दिया, तो फिर आप उस पर पेनल्टी नहीं लगाओगे, आप उसे एडजुडिकेट नहीं करोगे, प्रोसीडिंग्स वहीं ड्रॉप कर दी जाएगी, वहीं खत्म कर दी जाएगी। ऐसा ये सबसेक्शन 3 में नया चेंज आयला है, मैंने आपको बता दिया, यहां लिखा नहीं है ना। मैंने जो बताया था उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना बेटा। फिर क्या बोला है, अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है ना, वो पेनल्टी इंपोज करने से पहले कंपनी के साथ क्या खेलेगा, ओबीएच। ओबीएच मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उगड़ी तो खेलेगा नहीं, उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, और फिर तमाम सबूत हालातों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। सबसेक्शन 5 बोलता है क्या, कि अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब आरओसी के डिसीजन से अगर कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है,
तो वो अपील कर सकता है। आरओसी के डिसीजन से अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपील कर सकता है किसके पास? रीजनल डायरेक्टर के पास। कितने दिन में? तो सबसेक्शन 6 ये बोलता है 60 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। कब से 60 दिन? बोले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जब ऑर्डर इशू किया था और आपको ऑर्डर की कॉपी अवेलेबल करा दी थी, वहां से 60 दिन, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में, प्रिस्क्राइब फीस के साथ हम अपील कर सकते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है ना। अब रीजनल डायरेक्टर जिसके पास क्या हुई है? अपील, वो जब अपील सुनेगा तो क्या करेगा भाई? सीधी सी बात है, या तो रीजनल डायरेक्टर को यह लगेगा कि जो रजिस्ट्रार है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, उसका डिसीजन सही है, तो वो रजिस्ट्रार के डिसीजन को कंफर्म कर देगा, मतलब बोलेगा तेरे को पेनल्टी पे करनी है। या उसे लगता है पेनल्टी कम ज्यादा है तो वो मॉडिफाई कर देगा, डिसीजन को चेंज कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रार ने 10,000 की लगाई थी पेनल्टी, उसे लगता है नहीं 5,000 ही करें, कर देंगे। जैसे केस पड़ा था ना अपन अडानी गैस वाला, उसमें अडानी गैस के ऊपर जो पेनल्टी थी वो भी सीसीआई ने ज्यादा लगाई थी, 4% से बोला था टर्नओवर का देने का, उसे रिड्यूस करके 1% कर दिया था। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। या सेट असाइड कर सकते हैं, उनको लगता है बोले नहीं पेनल्टी लगानी ही नहीं, तो वो रजिस्ट्रार के डिसीजन को सेट असाइड मतलब कैंसिल। 3 चीजें। जब आप अपील करते हो, जिस अथॉरिटी के पास अपील हुई है उसे 3 राइट होते हैं। या तो वो आपके सपोर्ट में जाएगा, मतलब लोअर अथॉरिटी के सपोर्ट में जाएगा। यहां लोअर अथॉरिटी कौन? रजिस्ट्रार, तो वो बोल देगा रजिस्ट्रार का डिसीजन सही है और आपको इतनी पेनल्टी देना है। या वो रजिस्ट्रार के डिसीजन में चेंज कर सकता है, पेनल्टी बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। या वो बोल सकता है नहीं रजिस्ट्रार का डिसीजन सही नहीं है, इसे सेट असाइड मतलब कैंसिल कर दे। ठीक है, ये था सबसेक्शन 7। ठीक, तो रीजनल डायरेक्टर फिर नेसेसरी ऑर्डर इशू कर देगा कंफर्म, मॉडिफाई या सेट असाइड करते हुए। अब सबसेक्शन 8 क्लॉज फर्स्ट एंड क्लॉज 2। क्लॉज फर्स्ट बोलता है कि कंपनी वो जो ऑर्डर इशू हुआ था, कहां इशू हुआ था? बोले या तो सबसेक्शन 6 में इशू हुआ था, नहीं, सबसेक्शन 3 में ऑर्डर इशू हुआ था, या सबसेक्शन 7 के अंदर ऑर्डर इशू हुआ था, है ना। वो जो सबसेक्शन 3 या सबसेक्शन 7 में जो ऑर्डर इशू हुआ था, हाँ, हम अगर उस ऑर्डर को 90 डेज में कंप्लाई नहीं करते हैं, क्या मतलब? अबे वो पेनल्टी पे करने की बोली थी ना, तेने 90 दिन के अंदर अगर पेनल्टी पे नहीं की है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या लगाया जा सकता है? फाइन, जो कम से कम कितना रहेगा? 25,000 रुपए, और कहां तक जा सकता है? 5 लाख। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। तो आरओसी या रीजनल डायरेक्टर का फाइनल डिसीजन आ गया था, आपको 5 लाख की पेनल्टी देनी है, आपने नहीं पे की, कितने दिन में? 90 दिन में, तो आपके ऊपर फर्दर 25,000 रुपए का फाइन जो 5 लाख तक जा सकता है, लगा सकते हैं। किस पर? कंपनी पर। क्लॉज सेकंड बोलता है ऑफिसर ऑफ द कंपनी या और कोई पर्सन जिसके लिए ऑर्डर इशू हुआ था सबसेक्शन 3 या सबसेक्शन 7 में, उसने 90 दिन में उस ऑर्डर को पूरा नहीं किया है, उसे जेल भेजा जा सकता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। या उसके ऊपर कम से कम 25,000 का फाइन लगाया जा सकता है, जो कहां तक जाएगा? 1 लाख या 2 नो। ये पेनल्टी आपको याद होना चाहिए बेटा। क्लियर? एंड ये 454A मैंने आपको बता दिया कि सेम ऑफेंस अगर आपने वापस से कर दिया अगले 3 साल में तो आपके ऊपर डबल पेनल्टी लगेगी, ऐसा यहां बताया है। ठीक है, चले यहां तक आप पढ़िए, जो डाउट हो मेरे से पूछिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ठीक, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।